सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। आज टॉपिक्स देख लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं और जैसा मैंने आपको कहा कि कंटेंट बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये देखो 2 पेज के तो टॉपिक्स ही आ गए, इतने सारे टॉपिक्स हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो सब टॉपिक्स कवर करेंगे। इंडिया और यूएस का डील फाइनल हुआ है $3.5 बिलियन का MQ-9B ड्रोन के बारे में। इसके फीचर्स पता होना चाहिए, ये भी टेंडेंसी है यूपीएससी की, उसने प्रश्न पूछा हुआ है ऐसे स्पेसिफिक फीचर्स के कंटेक्स्ट में भी। फिर कोस्टल ट्रीज, तो ज्योग्राफी और ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है, ये साइंस टेक का टॉपिक है। गोंडा प्रीलिम्स का खासतौर गोंडा गोंडवाना नेक्स पैरासनेंसिस न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट ट्रीटी है। ये भी आईआर का टॉपिक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड फूड डे की वजह से ये 3 टॉपिक्स आपके हैं। एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में इसको डिस्कस करेंगे, एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में वर्ल्ड फूड डे 22 राइट टू फूड फॉर अ बेटर फ्यूचर। उसके बाद इंडियन एग्रीकल्चर चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज़, तो मैंने इनके शॉर्ट पॉइंट्स बना रखे हैं तो उसको डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक नोबेल प्राइज़ पर निबंध लिखने को आ सकता है, जिस एरिया से नोबेल प्राइज़ दिया गया है तो निबंध भी लिखने को आ सकता है, प्लस और भी कई तरीके से प्रश्न इसमें फ्रेम हो सकते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग इंस्टीट्यूशंस एंड प्रॉस्पेरिटी, कंटेनर प्रोडक्शन एंड ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स, बॉन्ड मार्केट क्राइसिस, तो ये इकोनॉमी का टॉपिक है। इकोनॉमी का टॉपिक आपका है कंटेनर प्रोडक्शन ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स। और तीसरा इकोनॉमिक नोबेल प्राइज़, ये आपका टॉपिक है इंडियन एग्रीकल्चर चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो ये एक टॉपिक आपके लिए बनता है, तो एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में है। क्वेश्चन देख लो, बढ़िया क्वेश्चन है। नोबेल प्राइज़ देखो, ये सोर्स है, ये उन लोगों के लिए जिनको दे आर नॉट अवेयर कि नोबेल प्राइज़ से प्रश्न कैसे बनते हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मेंस के भी क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम हो सकते हैं। अंडरस्टैंड उस टॉपिक को करना जरूरी है। मैंने दूसरा क्वेश्चन मैं आपको फ्रेम कर रहा हूँ, कल भी मेंस का क्वेश्चन नोबेल प्राइज़ पर बेस्ड था। मेंस का क्वेश्चन जिसका लिंक सोसाइटी और इकोनॉमी जैसे टॉपिक से है, तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग और ट्रेंड का जो है आपको ज्ञान होना चाहिए या ट्रेंड का अवेयरनेस होना चाहिए। तो यू विल बी अवेयर कि ठीक है ऐसे प्रश्न बनेंगे तो आप उस तरीके से पढ़ेंगे। क्वेश्चन देख लो, इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी। तो यू नीड टू बी अवेयर अबाउट व्हाट डू मीन बाय इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन, आगे डिस्कस करेंगे। कोई क्वेरी इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पर आप अपने आंसर सेंड कर सकते हैं। एक स्टूडेंट आई थिंक रीना नाम है, रेगुलर आंसर सेंड करती हैं एंड इट्स रियली वेरी गुड थिंग। ठीक है, तो जो लोग भी सेंड करते हैं तो प्लीज़ सेंड करते रहो, लिखते जाओ। पहले ही दिन से कोई चेक करके आपको बहुत अच्छे नंबर दे दे, वो ऐसा नहीं है। अगर आप को सीरियसली इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो लिखते रहो और अपने आप चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव होगी। बाद में आप फिर किसी से जब थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आपका हो जाए उसके बाद ही जो है आप किसी से सजेशन ले सकते हो या जो भी फीडबैक है। सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे जाना है, कोर्सेस आपको सारे अवेलेबल रहेंगे। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, लैपटॉप से क्लासेस करनी, लॉगिन बटन है यहाँ पे। यूट्यूब चैनल के बारे में, टेलीग्राम चैनल है, प्लस ऐप का सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। सौरभ पांडे CSE ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, पहला टॉपिक देखते हैं, इंडिया US कंक्लूड $3.5 बिलियन डील फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 31 आर्म्स, जो आपके अनमैड एरियल व्हीकल्स के कंटेक्स्ट में। तो इस पर हमने फीचर पहले भी डिस्कस किया है। तो इंडिया और यूएस ने ये कंक्लूड आपका किया, ये ध्यान में रखना है कि इंडिया और यूएस ने ये $3.5 बिलियन ये जो डील है इस ड्रोन के लिए किया है, आर्म्ड हेल RPS। अब इसमें देखो द एग्रीमेंट्स में 15 सी गार्डियंस है, 16 स्काई गार्डियंस है एयरफोर्स के लिए। साइन किया गया था US गवर्नमेंट और जनरल एटॉमिक्स फॉर लॉजिस्टिक एंड मेंटेनेंस विद इन इंडिया। और यहाँ पे ये इस डील में मतलब और भी कुछ चीज़ें इंक्लूडेड है, लेज़र बॉम्ब्स, हेल फायर मिसाइल्स भी हैं। इससे भारत की जो इंटेलिजेंस है दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू अफेक्टेड, क्योंकि वो भी उस पर भी इम्प्रूवमेंट होगा, बिकॉज वो जो आपका ड्रोन है वो कई जगह पे जा सकता है और चीज़ें इंटेलिजेंस गैदर कर सकता है। तो ये इंडियन इंटेलिजेंस सर्विलेंस एंड रिकॉन्सनेंस कैपेबिलिटी हमारा इम्प्रूव करेगा। कमेंट सेक्शन में बताओ कि ऐसी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है इससे रिलेटेड एक कोई सैटेलाइट है, उसका नाम बताओ, R से स्टार्ट होता है। सी गार्डियंस जो है वो हमारे मैरीटाइम सर्विलेंस के लिए, समुद्री सुरक्षा के लिए हेल्पफुल है। अब जनरली हो सकता है कि आपसे कोई ये ना पूछे कि MQ-9B के बारे में लिखो, बट जो एक चीज़ आपको जो अवेयरनेस आपके लिए होनी चाहिए कि लाइक इफ़ यू आर राइटिंग अबाउट द मैरीटाइम सिक्योरिटी तो ये आप मेंशन कर सकते हैं। MQ-9B की बात करें, ये लाइक ऑपरेट अप टू 40 आवर्स और ठीक है, इट विल इम्प्रूव आवर मैरीटाइम कैपेबिलिटी। तो ये फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम देख लो, देखो ये कंटेंट बनाने में ही
अलग अलग टूल का इस्तेमाल करके जो कंटेंट बनाया जाता है, इसी में समय लगता है। मैंने आपको फिर कहा है, और इसलिए थोड़ा हमारा सेशन लेट हो जाता है। और है ना, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप थोड़ा सा सेशन को लाइक कर दो, थोड़ा क्या लाइक बटन प्रेस करें। ऐप में देखते हैं तो अपना जो भी लाइक आपका सजेशन है वो आप प्रोवाइड करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, भारत और यूएस की बात है। ये ड्रोन है, इसमें 15 सी गार्डियंस हैं, 16 स्काई गार्डियंस हैं, लॉजिस्टिक मेंटेनेंस, जनरल एटॉमिक्स के साथ, और यहाँ पे म्यूनिशंस हैं जो ये मतलब मिसाइल्स और ऐसा फायर कर सकता है, हेल फायर मिसाइल है, और लेज़र बॉम्ब्स के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, कोस्टल फ्लडिंग हार्म्स डिफरेंट ट्री स्पीसीज। ये ज्योग्राफी का है। अगर आपसे पूछा कि सी लेवल राइज से बायोडाइवर्सिटी कैसे अफेक्ट होगी, या आपसे पूछा कि मैरीटाइम इकोलॉजी किस तरीके से अफेक्ट होगी, ऐसा ट्रेंड जो है पूछा जाता है यूपीएससी के कंटेक्स्ट में। अगर देखा जाए तो बिल्कुल जो प्रश्न हैं ऐसे एरिया से बनते हैं, तो ऐसे मतलब ये जो लिंकेज है तो बनता है। आप इमेजिन करो, देखो क्या होता है कि जैसे मान लो हमारा ही देश है, और उसमें अगर आप देखोगे कि जैसे मान लो ये आपका समुद्र है, और यहाँ पास में जो पेड़ पौधे होंगे वो जिन्हें हम मैनग्रोव शब्द जिनके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इनकी कैपेबिलिटी ये है कि ये सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं। मतलब अगर सॉल्ट कंटेंट पानी में ज़्यादा है तो दे कैन सर्व। समुद्र का पानी खारा होता है, बट जो मैनग्रोव्स होते हैं दे आर एबल टू सर्वाइव। लेकिन जैसे जैसे दूर आप जाओगे ना, तो जो जो भी ये ट्रीज़ की स्पीसीज़ होती हैं वो इतना अधिक सॉल्ट टॉलरेंट नहीं होते हैं। तो जितना जितना कोस्टल इलाकों से दूर जाओगे, वहाँ की जो प्लांट स्पीसीज़ हैं उनकी जो कैपेबिलिटी है कि वो सर्वाइव कर सके, इट्स नॉट पॉसिबल। दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। मतलब अगर सॉल्ट टॉलरेंट नहीं है आपकी, उनकी जो कैपेबिलिटी है वो कम होगी। तो जैसे जैसे आप कोस्टल इलाके से दूर दूर जाते हैं, अगर सी लेवल राइज होगा, पानी और अंदर तक जाएगा, फ्रेश वाटर में समुद्री पानी मिलेगा, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। बहुत सारी ट्रीज स्पीसीज हैं, उनकी अगर बात करें तो यही चीज़ आपको पॉइंट्स में देखना है कि राइजिंग सी लेवल है, कोस्टल इलाके में फ्लडिंग होगी, और बहुत सारी जो अगर इसका जो इम्पैक्ट है अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग तरीके से जो है रहेगा। जैसे इसमें अमेरिकन होली आइलेक्स ओपाका की बात करें, है ना, इंक्रीज वाटर पे अगर पानी थोड़ा बढ़ गया तो ये सर्वाइव कर सकता है। जैसे लॉबली पाइन की बात करें, अगर वाटर लेवल हाई इट्स नॉट एबल टू सर्वाइव। पिच पाइन की बात करें, ये भी नेगेटिवली अफेक्ट आपका होता है। कई सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, सॉइल हेल्थ और वाटर क्वालिटी है। दीज फैक्टर्स बेसिकली, अब अगर आप बात करोगे तो दीज फैक्टर्स आर ऑल्सो, ये जो फैक्टर्स आपके टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल हेल्थ, वाटर क्वालिटी, ये कई सारे एनवायरनमेंट फैक्टर्स हैं जो कि इन ट्री स्पीसीज को अफेक्ट करते हैं। देखो ट्रीज़ को भी आप ऐसे इमेजिन करो ना कि ये जो ट्रीज़ हैं आपकी, अलग अलग ट्रीज़ हैं, ये इनको भी सर्वाइव करने के लिए पानी, हवा, टेम्परेचर इनकी ज़रूरत है। अगर उसमें वेरिएशन होगा तो जो स्पीसीज़ है उनकी भी जो कैपेबिलिटी है दैट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड। अभी देखो डेंड्रोक्रोनोलॉजी की बात की गई, जिसमें हम जो ट्री की रिंग्स होती हैं, जो ट्रीज़ की रिंग, अगर थोड़ा चाहो तो गूगल इमेज में देख लेना, तो इसमें उसको स्टडी करके और ये जान सकते हैं कि अच्छा अगर क्लाइमेट में बदलाव हो रहा है तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट किस प्रकार का है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे कई सारे मतलब एआई का यूज़ करके भी इस चीज़ को स्टडी किया जा रहा है कि अगर ये कैपेबिलिटी बनती है, ये कैपेबिलिटीज़ हैं मतलब खास तौर से ट्रीज़ की कैपेबिलिटी किस तरीके से है कि वो क्लाइमेट चेंज से डील कर सके, या फिर समुद्री पानी अगर बढ़ता है और वो सॉल्ट टॉलरेंट में किस तरीके से हैं तो वो किस तरीके से सर्वाइव कर पा रही। तो ये उनकी जो रिंग्स है उनकी स्टडी करके पता चल सकता है। कुछ जो कोस्टल ट्रीज़ हैं कुछ बेटर अडॉप्ट कर सकते हैं, ये है। फ्यूचर में देखो सी लेवल राइज होगा और जो भी स्थिति होगी तो उसे कोस्टल फ्लडिंग की स्थिति बन सकती है, बाय 2050 काफ़ी अधिक हो सकता है। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी आपका चल रहा है। और अगर कोस्टल वेजिटेशन की बात करें, जो कोस्टल इलाकों में जो पेड़ पौधे जितने भी हैं तो लाइवलीहुड को सपोर्ट करना, लाइक है ना, कई सारे लगभग अक्रॉस वर्ल्ड देखोगे 3 बिलियन पीपल को सपोर्ट करता है। कोस्टल इलाकों में बहुत सारे लोग हैं, तो उनकी जो आपकी लाइवलीहुड है वो इन कोस्टल इकोलॉजी पर बहुत अधिक निर्भर आपका करता है। जो कोस्टल वेजिटेशंस हैं उस पर काफ़ी अधिक उनकी लाइवलीहुड्स रहती है। जैसे मान लो किनारे किनारे नारियल का ही पेड़ है तो नारियल बेच के लोग पैसा कमा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके से जो है देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, कंजर्वेशन स्ट्रेटजी लोकल्स को इंक्लूड करके हमें करने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज दिस इज अगेन, ये इमेज है और इसमें अगर आप थोड़ा सा इमेज देखोगे तो ये इमेज है आपका, ये देखोगे, इसमें देखोगे गोंडवानेक्स पैरासेंसिस और प्रेस्टोस्यूकस सिनिक्यूनसिस फॉसिल्स।
अब देखो इसमें कोई मेंस का देखो प्रश्न तो बनेगा नहीं, प्रीलिम्स का आपको अवेयरनेस होना चाहिए। रिसेंटली न्यूज़ में है तो ये क्या है, तो फॉसिल्स मिले हैं ब्राज़ील के अंदर, फॉसिल्स आपके मिले हैं। एंड ये किससे, ये रेप्टाइल्स की है, एक स्पीसीज़ है रेप्टाइल्स की, ये आपके फॉसिल्स, ये फैक्ट भी याद रखना है। इनको स्टडी करके डायनासोर का कैसे इवोल्यूशन हुआ उसके बारे में जानकारी जो है वो हमें मिल सकती है। तो इसे कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉसिल मतलब रिमेन्स की बात किया जाए तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट के रूप में कंसिडर किया जाता है। कमेंट सेक्शन में बताओ डीएनए क्या होता है, ठीक है, एंशिएंट डीएनए का कंसेप्ट क्या है। और यहाँ पे ये जो है गोंडवानेक्स पैरासेंसिस की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार की नई रेप्टाइल स्पीसीज़ है, ये फैक्ट आपको याद रखना। इसी तरीके से प्रेस्टोस्यूकस सेनिक्यूंसिस की अगर हम बात करें तो ये भी अगर आप देखोगे इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड विथ डायनासोर और रेप्टाइल से रिलेटेड है। बस ये इतने फैक्ट, बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है हमें नहीं जाना। प्रीलिम्स में ऐसे प्रश्न बनते हैं, मेंस में तो ऐसे प्रश्न जो है उसके मुश्किल ही बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ये वेस्ट एशिया के कंटेक्स्ट में, एक मिनट मुझे हाँ, एक ये टॉपिक थोड़ा सा इमेज गलत लग गई तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। एक पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है कि जैसे इस बार का जो नोबेल प्राइज़ है वो डिसआर्मामेंट के कंटेक्स्ट में है। डिसआर्मामेंट का मतलब हो गया कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग, उसको कैसे रिड्यूस किया जाए। तो बहुत सारी ट्रीटीज़ हैं, इन ट्रीटीज़ की जानकारी हो तो मैंने थोड़ी ट्रीटीज़ इंक्लूड की हैं, बट या आज आपका होमवर्क के रूप में लो, इन ट्रीटीज़ की डिटेल ज़रूर से पढ़ना। पहले हमने कवर किया है बट अब मैं उसकी बहुत डिटेल ले लूँगा तो सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। ऑलरेडी आज इतने सारे टॉपिक्स हैं तो मैं ट्रीटीज़ की लिस्टिंग इसमें मैंने इंक्लूड की है, क्योंकि बहुत हाई पॉसिबिलिटी मेंस और प्रीलिम्स दोनों में होगी और आप लिंक ही नहीं कर पाओगे कि प्रश्न क्यों आया है। इस साल पूछ लेंगे, अगले साल पूछ लेंगे, ये ट्रेंड। जैसे नोबेल प्राइज़ इस साल मिला, टॉपिक्स 6-7-8 टॉपिक्स तैयार हो जाते हैं, अब वो इस साल नहीं पूछेंगे, जब आप भूल जाओगे अगले साल तब पूछ लेते हैं। इस टाइप से इनका रहता है, मतलब है ना। आप टॉपिक्स की आप लिस्टिंग करोगे हर साल के नोबेल प्राइज़ से जो किसको मिला है ये नहीं पूछते, मतलब जो एरिया होता है ना उससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिंकेज से जो है प्रश्न आएंगे। जैसे क्यूबिट पूछा है तो क्वांटम कंप्यूटर्स अभी कुछ साल पहले आपका नोबेल प्राइज़ मिला था, एलईडी है, ऐसे बहुत सारे हैं, मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, तो वहाँ से प्रश्न आते हैं। और मेंस में भी प्रश्न जो है, जो रिपोर्ट्स होती हैं और ऐसे मान लो इनकी रिसर्च है जो आज हम डिस्कस भी करेंगे, तो वहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे। तो ट्रीटी आपको देखो क्या है, एक तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी है, 1967 के टाइम पे ट्रीटी आपकी आई थी। इसमें भारत इसका हिस्सा नहीं है और इसका भी एम क्या है कि जो लोग साइन किए हैं उनको किसी भी तरीके का जो न्यूक्लियर वेपन है उसका वो प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग और ये सब आपका नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरा लाइक रिव्यू कॉन्फ्रेंस होती है एनपीटी का इम्प्लीमेंटेशन और ये सब देखा जाता है। अब इसमें देखो कई सारे देश है उसको नहीं मानते हैं, जैसे मान लो भारत है और इसके अलावा पाकिस्तान है, इजराइल है ना, तो ये इन्होंने साइन नहीं किया है। कमेंट सेक्शन में बताओ ईरान ने क्या एनपीटी साइन किया है। और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे एक और ट्रीटी है, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, TPNW की है। इस पर भी न्यूक्लियर वेपन को एलिमिनेट करने की बात आपकी किया गया है। एंड यहाँ पे भी देखो इसमें दिक्कत सारी इन ट्रीटीज़ में ये है कि जो जैसे मान लो एनपीटी की बात करो, उसमें क्लॉज क्या डाल रखा है कि अगर 1967 से पहले किसी के पास न्यूक्लियर वेपन है तो रख सकता है। अब ये क्या बात होती है, पहले आप खुद खत्म करो तब तो दूसरों को बोलोगे। जैसे आपके घर पे अगर खुद मोबाइल फ़ोन देखोगे, बच्चे को बोलोगे कि मोबाइल फ़ोन मत देखो, कहाँ से मानेगा, कहेगा आप तो देख रहे हो मैं क्यों ना देखूँ। तो ये सब दिक्कत है। आप खुद मतलब उससे क्लॉज ये है कि जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन के वो तो रख सकते हैं, मतलब दे कैन हैव द न्यूक्लियर वेपन, बाकी नहीं रख सकते। तो ये दूसरा देश भी नहीं मानेगा जिनको ज़रूरत है। अब हमारे देश का ही बात किया जाए तो आप देखोगे एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है, 2 एनिमी कंट्रीज़ है, तो हमें चाहिए न्यूक्लियर वेपन पीस मेंटेन करने के लिए। फिर एक ट्रीटी आपको कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी है। कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी में क्या है कि जो न्यूक्लियर टेस्टिंग है उसकी टेस्टिंग जो की जाती है, मतलब जो उसका परीक्षण किया जाता है जैसे आपने मूवी ओपेनहाइमर देखी होगी तो उसमें टेस्टिंग होती है ना, तो न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग ना आप समुद्र में कर सकते, ना ज़मीन में, ना आसमान में कर सकते। इसमें ये कुछ पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी भी इसी से रिलेटेड है, जिसमें मतलब कई जगह पे आप मतलब टेस्टिंग न्यूक्लियर वेपन की नहीं कर सकते। स्ट्रेटजी आर्म रिडक्शन ट्रीटी है आपका, ये ट्रीटी यूएसएसआर के बीच में, फिर यूएस रशिया के बीच में है। तो ये जो भी आर्म्स होते हैं उसको दोनों
रिड्यूस करें, क्योंकि जितना अधिक आर्म्स का प्रोडक्शन करेंगे उतना अधिक एक दूसरे के प्रति मिसट्रस्ट डेवलप होगा और फिर दोनों आर्म्स जो है प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे और फिर आउटपुट जो है ये होगा कि टेंशन बढ़ेगा, आर्म्स का जो लॉबिंग है वो बढ़ेगी, आर्म्स खरीदेंगे, है ना, तो बहुत सारे टेंशन जो है आपस में जनरेट होगा। तो इसलिए है कि ये लोग ये ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं कि हमारे पास ये आर्म्स एमुनेशन है और इससे ज़्यादा हम नहीं रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, फूड सफिशिएंट इंडिया नीड्स टू बी हंगर फ्री टू। ये एडिटोरियल का टॉपिक है, क्योंकि देखो वर्ल्ड फूड डे है, तो जैसे हेल्थ जुलाई के टाइम पे बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड आर्टिकल्स आए थे और अगर आप देखोगे तो हेल्थ से रिलेटेड मेंस में भी यूपीएससी ने प्रश्न जो है वो पूछ रखा है। तो फूड सफिशिएंट इंडिया नीड्स टू बी हंगर फ्री भी आपका होना चाहिए। तो ये फूड सिक्योरिटी, देखो फूड सिक्योरिटी में कुछ कंसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। फूड की एक्सेसिबिलिटी, फूड को आप एक्सेस कर सको, अफोर्ड कर सको, अवेल कर सको, ठीक है। फिर मैं आपको कह देता हूँ, देखो सारी मेहनत में कंटेंट बनाने में कर दिया है मैंने, आपको बढ़िया तरीके से वीडियो में जो बोला जा रहा है उसको सुनना है और प्लस आपको जो लिखा है उसको ध्यान देना है, ठीक है। पीडीएफ को आप लोगों को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना है, तो वहाँ पे मिल जाएगा, saurabpandeyupsc.com वेबसाइट पे भी अपलोड हो जाता है, तो वहाँ भी देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और साथ में ऐप में क्लासेस है, तो मैं सब्जेक्ट वाइज कंपाइल करके लेक्चर उसमें डाल ही रहा हूँ। अब देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे क्या है, जीरो हंगर लेकर आना है। मतलब जीरो हंगर का मतलब ये है कि कोई भूख से ना मरे, जो मालनरिशमेंट है, जो न्यूट्रिशन की कमी होती है, तो उसका भी खात्मा 2030 तक। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिसमें 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं। अब ये चैलेंज और बढ़ जाएगा देखो फूड सिक्योरिटी, क्योंकि देखो फूड का जो प्रोडक्शन है क्लाइमेट चेंज अफेक्ट करेगा, एग्रीकल्चर विल बी अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। जैसे अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो बहुत सारी क्रॉप्स उगेंगी ही नहीं, बारिश नहीं हो रही तो बहुत सारी क्रॉप उगेगी नहीं, अपना प्रोडक्शन रिड्यूस होगा, अपना फूड का प्राइस बढ़ेगा, तो इससे फूड की एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी तीनों चीज़ें अफेक्ट हो सकती हैं। तो ये क्या है, फूड सिक्योरिटी ऐसे फैक्टर्स की वजह से रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। फूड इनसिक्योरिटी है तो ये है ना, फूड इनसिक्योरिटी, फूड अगर अफोर्डेबल नहीं है, हेल्दी डाइट्स अगर हम नहीं ले रहे हैं तब भी है ना, ऐसा नहीं कि खाली आप ऐसे ही डाइट कोई ले रहे हो। तो अगर मेल नरिशमेंट है तो प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट लेना बहुत मैटर जो है करता है। तो 9.5% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो अंडर नरिश्ड है, ठीक है, 23-24 में ये है। और अफ्रीका में हाईएस्ट परसेंटेज है अंडर नरिश्ड का, फैक्ट याद रखना है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ हंग्री इंडिविजुअल्स हैं एशिया की बात किया जाए, और प्रोजेक्शन के बाद 2030 वर्ल्ड हंग्री, हाफ ऑफ द वर्ल्ड हंग्री विल बी इन अफ्रीका। ये फैक्ट्स आप याद रखना है, ये आर्टिकल में ही दे रखा है, अफ्रीका में लगभग आधे से ज़्यादा लोग हंग्री हो। अब ये देखो, ये कभी भी विकास जो है आप सस्टेनेबल नहीं मान सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर कुछ देश या कुछ लोग डेवलप हो जाएं, बाकी पीछे रह जाएं, तो कभी चीज़ सस्टेनेबल नहीं हो सकता। आप इसको इमेजिन करो कि आप एक जगह रहते हो, आप ही अगर सब कुछ है और बाकी सब जगह बहुत क्राइसिस की सिचुएशन है, तो आपका घर भी इतना सेफ नहीं होगा। लोगों को अगर जब बेसिक नीड्स नहीं मिलेंगे तो दे कैन, मतलब वो कई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। विश्व में भी इसी तरीके से है कि अगर कई देश अच्छे हैं, बाकी की स्थिति सही नहीं है, तो वो एक कन्फ्लिक्ट की स्थिति जनरेट हो सकती है। वुमेन आर मोर अफेक्टेड, ये भी जेंडर डिवाइड भी देखने को मिला है। और जैसे कई प्रैक्टिसेस होती है, अगर घर में खाना है तो सब पहले जो खाने का देखोगे तो पहले बच्चे और मेल करेंगे, फिर लास्ट में वुमेंस जो है उस खाने को, अगर जो बचेगा उसको खाती है। मतलब आजकल तो चलो चीज़ें बदल गई, लेकिन जहाँ रिसोर्स क्राइसिस की स्थिति है तो ऐसे पैटर्न को फॉलो किया जाता है। तो ये वुमेन आर मोर वनरेबल टू हंगर। फिर कॉस्ट ऑफ हेल्दी डाइट की अगर बात करें तो जो ग्लोबल एवरेज है $3.96 पर पर्सन पर डे है ना। तो ये अलग अलग देखा जाए तो डाइट का कॉस्ट वेरी करता है। देखोगे इकोनॉमिक्स सर में थालीनॉमिक्स की बात किया जाता है, तो उसमें भी कहा गया कि हाँ, जो फूड है, अगर आप बात करोगे ना फूड की अगर बात करेंगे तो जो एक प्रॉपर जो थाली है उसका प्राइस में इंक्रीज डिक्रीज जो है वो रहता है, तो रिड्यूस हो, जितना अफोर्डेबल हो उतनी अच्छी बात है। फिर जो कुछ चेंजेस ज़रूरी हैं, एग्री फूड सेक्टर में भी बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे आपको फूड प्रोसेसिंग की तरफ काम करना पड़ेगा, और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हर साल इतना प्रोडक्शन ना हो, तो प्रोसेस्ड फूड का कंजम्पशन हो सकता है बढ़े। फूड प्रोसेसिंग की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ानी पड़ेगी। कुछ ऐसे क्रॉप्स जैसे मिलेट्स जैसे क्रॉप्स की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर टेम्परेचर थोड़ा सा हाई है तो उसमें भी वो सर्वाइव करके ग्रो कर सकते हैं, इसलिए गवर्नमेंट काफ़ी मिलेट्स का प्रोडक्शन भी कर रही है। ग्लोबल अंडर नरिश्ड की बात करें 23-24 है, ये खाली 23 लिखा हुआ है। तो एशिया में आप देखो बहुत ज़्यादा 51% है, ये फैक्ट आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या है कि कई इश्यूज़ हैं, अगर हम खाते भी तो डाइट अनहेल्दी है, अफोर्डेबिलिटी इश्यूज़ हैं, है ना। तो एक तो महंगा होगा, है ना, सब काजू बादाम और ये सब नहीं खा सकते हैं, दाल चावल थोड़ी बहुत खा लिए
तो एक तो देखो डाइट हेल्दी होनी चाहिए, दूसरा अफोर्डेबल एस्पेक्ट भी है। अगर कोई 100 रुपये कमा रहा है, उसका पैसा सारा खाने में ही चला जाएगा तो उसे और भी चीज़ें देखनी, तो इनकम बढ़ेगी। कंजम्पशन पैटर्न में भी चीज़ें बदल रही हैं, इसलिए हमें एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना है। अगर हम खाली गेहूँ चावल उगाएंगे तो फिर जो नीड्स है उसको कहाँ से पूरा करेंगे। अब लोगों की अगर इनकम बढ़ रही है तो वो हर चीज़ चाहेंगे, वो दूध भी चाहेंगे, दही भी चाहेंगे, फ्रूट्स भी चाहेंगे, अच्छी वेजिटेबल्स भी चाहेंगे, और भी जो जिसका जैसा डाइट है वैसा वो कंज्यूम करेगा। खाली ऐसा नहीं है कि प्याज और रोटी खा लेंगे, वो जो मूवीज़ में चलता है। तो कंजम्पशन पैटर्न में बदलाव है, तो वो फूड सिक्योरिटी उस हिसाब से देखेंगे ना। ऐसा नहीं कि वो दाल पी ली और काम हो गया। अब वो आजकल जैसे जिनके पास रिसोर्सेस है वो एक टाइम खाना खा रहे हैं, क्यों वजन बढ़ रहा है, वो अलग कहानी है। ठीक है, कोई प्रोटीन पी के रह रहा है, वो अलग कहानी, वो इच्छा के अनुसार कुछ करो, वो अलग चीज़ है। बट जनरल सेंस में अगर देखा जाए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी हमारी इतनी अच्छी नहीं है, तो उस पर भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। कमेंट सेक्शन में बताओ क्या है इसमें, इनकम क्या है हमारी। 3.2% इंडियंस जो है फेल टू मीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट 60 मील्स पर मंथ, मतलब एक दिन में 2 बार तो आदमी खाता ही है, और 60 है ना। तो अब कई लोग एक ही बार में सब खा डालते हैं, तो वो अलग चीज़ है। बट जनरल सेंस में देखा जाए 2 बार खाना जो है खाते हैं, तो वो भी मतलब स्थिति इंप्रूव करने की ज़रूरत है, मतलब इसकी भी अवेलेबिलिटी इंश्योर करने की ज़रूरत है। और राइट टू फूड कैंपेन पे भी फोकस आपका किया जा रहा है कि एडुकेट फूड, न्यूट्रिशियस फूड सबको मिले। फूड वेस्ट का सोल्यूशन की तरफ भी है। अब आप शादियों पे ही जाओ, है ना, भर लेंगे भाई, अगली बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये 4 पूड़ियाँ 5 पूड़ियाँ, इधर ये नान आ रहा है, उधर से रसगुल्ले आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, और जम के जो है खाया हो नहीं रहा है, पूरा वेस्ट होगा। अब देखो हर थाली में कितना वेस्ट होता है। अभी अब एक बार ले लो, अब उसमें होता है ना कोई चीज़ फ्री में मिलती है तो फिर तो सब मज़े लेना चाह रहे हैं। तो ये एक फैक्टर है। तो फूड वेस्ट सोल्यूशन की तरफ जो है आप कह सकते हैं वो एक मैटर करता है, उसकी तरफ देखना जरूरी है बहुत अधिक। आप सोचो ना, तो एक रोटी बनाने में भी कितने पौधे लगे होंगे, पानी लगा होगा, है ना, गेहूं बना होगा, फिर रोटी बनी होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं प्रोसेस में। तो उसको हम उसकी इंपॉर्टेंस को अगर समझेंगे, देखो जब क्राइसिस की स्थिति होती है तभी किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस हम समझ सकते हैं। तो कई इश्यूज जो इसमें राइज होते हैं, देखो अनहेल्दी डाइट्स हैं, अफोर्डेबल इश्यूज हैं, कंजम्पशन पैटर्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, मील कंप्लायंस है, राइट टू फूड कैंपेन है, यही सारे फैक्ट्स जो है लाइन पे लगे। तो अगर आप फटाफट इससे चाहो माइंड में आपसे रिवाइज कर लेना। अच्छा, मेरा आपसे सभी से अनुरोध, आज एक प्रॉमिस आप करो कि आप जहाँ भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एक पर्सन को जरूर से इस सेशन के बारे में बताओ। आप कंटेंट शेयर करो, उनको डिसाइड करने दो, जो पीडीएफ है उसको शेयर करो। ठीक है, कि हाँ जो है देखो किस टाइप से कंटेंट है, क्योंकि देखो चैनल का ग्रोथ, सेशन का ग्रोथ वो आप पर बहुत अधिक निर्भर करता है ना। तो ये चीज़ आप जरूर से एक रोल जरूर से आप प्ले करें। एक स्टूडेंट जिसको भी आप जानते हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको ज़रूर से इस चीज़ के बारे में बताएं, और सेशन के बारे में ज़रूर से बताएं। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें लॉन्ग टर्म कंटिन्यू रहे, ये हमें करना है। फ्यूचर जो बच्चे हैं उनके लिए भी लॉन्ग टर्म जो है चीज़ें चलती रहें। ठीक है, तो ये चीज़ आप जरूर से करो। सेशन को लाइक बटन प्रेस करें, इट विल हार्डली टेक लेस देन 1 सेकेंड। आप किसी चीज़ को बार बार बोले तो कोई आप ध्यान भी नहीं देते, इसलिए ज़रूर से लाइक बटन प्रेस करो। देखो यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसे ही काम करता है, समझ रहे हो। अभी हम लोग ऐसा तो वीडियो नहीं बना पाते कि जो बहुत ज़्यादा बहुत उस टाइप के वीडियोज़ हों जो आपके काम के ना हो, है ना, उस टाइप का तो ऑडियंस है नहीं इसमें। तो आई रिक्वेस्ट ईच ऑफ यू कि थोड़ा सा पार्टिसिपेशन इस एरिया में जरूर से करें। नेक्स्ट देखते फूड एक्सेस इज अबाउट इक्विटेबल एग्री फूड सिस्टम। ठीक है, एग्री फूड सिस्टम मतलब एग्रीकल्चरल पूरा सिस्टम आपका जो है, तो इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो राइट टू फूड फॉर अ बेटर फ्यूचर, यहाँ पे वर्ल्ड फूड डे अक्टूबर 16 को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम क्या है, राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर। अब देखो राइट टू फूड पे मेंस का प्रश्न आ सकता है इस थीम पे आपका। अब देखो दिमाग, आप थोड़ा सा अगर एनालाइज करोगे ना टॉपिक्स के, तो कई जो मेन डेज होते हैं या कॉन्फ्रेंस होती है उनकी थीम पे भी ये लोग प्रश्न बना के रखते हैं। जैसे G20 का जो था, उसमें जो पीडीएफ इन्होंने 15-20-25 पेज का शेयर किया था गवर्नमेंट ने, तो उससे क्वेश्चन आए हुए, मैं आपको शो करूंगा। तो इस तरीके से मतलब चीज़ें कवर करनी चाहिए। तो आप खुद लिखो, आज खुद से सोचो कि अच्छा राइट टू फूड क्यों हमें ज़रूरत है, इस पर आप लिखो। है ना, राइट टू फूड में क्या चैलेंजेस है, ये सब आप लिखो। एक्सेस टू फूड की बात करें तो एक सेफ, न्यूट्रिशियस, अफोर्डेबल फूड सबके लिए रीच हो, और इसको फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के रूप में रिकॉग्नाइज करना। फिर उसके बाद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट की बात करें तो 733 मिलियन जो पीपल हैं वो हंगर फेस कर रहे हैं। और फिर उसके बाद फूड इनसिक्योरिटी, अर्जेंसी ऑफ फूड इनसिक्योरिटी, तो ये है क्योंकि देखो फूड सिक्योरिटी नहीं है तो फूड इनसिक्योरिटी है, तो उसको एड्रेस करना एक चैलेंज आपका बनता है।
फिर उसके बाद हमें फूड सरप्लस की तरफ है ना। तो लाइक हम फूड सरप्लस ऑल्दो हमें जो चाहिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इस चीज़ को मेंटेन करना, जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद से हम फूड सरप्लस की तरफ प्रोसीड भी किए हैं। वाइट रिवोल्यूशन में मिल्क, ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन में फिशरीज, ये सारी चीज़ें हैं। तो इंडिया का जो एग्री फूड सिस्टम है, मतलब जैसे फूड जो हमें चाहिए और एग्रीकल्चर के थ्रू जो हम उगा रहे हैं, तो एग्री फूड सिस्टम आपका बन रहा है, तो उसको हमें और इन्हांस करना है, हम न्यूट्रिशियस फूड को ग्रो करें, प्लस हमें प्रोडक्शन को भी बढ़ाना है, जिससे कि अवेलेबिलिटी अफोर्डेबिलिटी बनी आपके रहे। फिर आपके पास नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया 2013 के अंदर, और इसमें लगभग 800 मिलियन सिटीजन्स को वी हैव प्रोवाइडेड फूड, है ना। और इससे शो हो रहा है कि वी आर फोकसिंग ऑन फूड सिक्योरिटी एस्पेक्ट। देखो ये चीज़ें जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, उसको आपको सुनना है, सारा कंटेंट लिखा हुआ है। अब आप सोचो, बिना सुने हुए अगर आप रीड करोगे तो दिमाग में नहीं जाएगा। ये चीज़ याद रखो, मतलब चाहो तो एक दो बार ट्राई कर सकते हैं आप। तो जो मेहनत मेजर है वो पीडीएफ में प्रिपेयर होने में लग जाती है, ठीक है। प्लस आपको लेक्चर को सुनना, कभी भी खाली बैठो, पीडीएफ डाउनलोड करो, लेक्चर को सुनो, आपके दिमाग में चीज़ें बैठना चाहिए, जो चीज़ें हैं उसको ऐड कर लो। फूड सेफ्टी सिस्टम है ना, तो यहाँ पे फूड सेफ्टी सिस्टम भी है, कई पॉलिसीज़ हैं। फूड स्टैंडर्ड मेंटेन करना, जैसे फसाई जैसी संस्थाएं हैं कि जो खाना खाया जाए वो सेफ रहे, खासतौर से प्रोसेस फूड की बात करें तो यहाँ पे देखो लाइक हमें ग्रीन रिवोल्यूशन के माध्यम से फूड सरप्लस हो गया, वाइट रिवोल्यूशन और ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से जो एग्री फूड सिस्टम उसमें एनहांसमेंट है, न्यूट्रिशियस फूड हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और न्यूट्रिशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो आपका फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसके माध्यम से फूड की अवेलेबिलिटी इंश्योर कर रहे हैं और अफोर्डेबल वे में जो है फूड की एक्सेसिबिलिटी इंश्योर जो है वो कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया क्या, मतलब इसी के अंदर है कि चैलेंज और अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात करें तो इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत मैटर भी करता है, लाइक है ना। तो लाइक अगर 93.09 मिलियन एग्रियन हाउस होल्ड्स हैं जो मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, स्मॉल मार्जिनल फार्मर लगभग 93 में से 93.09 मिलियन एग्रीगन हाउस होल्ड में से 82% आपके स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनकी पास ज़मीन 2 हेक्टेयर से भी कम है। तो अब देखो एग्रीकल्चर को कोई ऐसा फ्यूचर के रूप में कोई देखता भी नहीं है, बट अगर ये जो है ना, जैसे जो हमारा एक सिस्टम है ना, जिसमें जैसे अगर किसी के पास 100 बीघा ज़मीन है, फिर 4 भाई हैं तो 4 में डिवाइड हो जाएगी, फिर फर्दर डिवाइड होगी, ऐसा करते करते एक एक दो दो खेत लोगों के हाथों में बचे हुए हैं, तो वो फिर लास्ट में प्लॉटिंग करके बेच देता है। तो ये भी एक कंसर्न है ना, मतलब क्योंकि एग्रीकल्चर को ऐसा बिजनेस के रूप में कंसिडर नहीं किया जाता है। तो अगर साथ में मिलके, अगर साथ में कोऑपरेटिव फार्मिंग की तरफ अगर किया जाए तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, मार्केट के नीड के अकॉर्डिंग अगर चीज़ें प्रोड्यूस हो रही तो अच्छी खासी कमाई है, ऐसा है ना। अच्छा, ऑल्दो कुछ चैलेंजेस है बट अच्छी खासी कमाई है। फिर ग्राउंड वाटर ओवर यूज़ भी है, अगर है ना पंजाब जैसे इलाके में, जैसे अगर चावल उगाया जा रहा है, ग्राउंड वाटर का बहुत इस्तेमाल होता है, तो उससे सॉइल भी अफेक्ट होती है, ग्राउंड वाटर का लेवल भी नीचे जाता है। तो वाटर और सॉइल मैनेजमेंट प्रॉपर करना वो बहुत मैटर करता है, सॉइल को प्रॉपर मैनेज करना। फिर मार्केट एक्सेस इश्यूज़ भी हैं, जो स्मॉल फार्मर्स हैं उन्हें भी कई प्रकार के इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। इसलिए क्या है, क्योंकि प्रोड्यूस खुद करेंगे, पूरा मेहनत साल भर खुद करेंगे, फिर बीच में वो बिचौलिए आते हैं, उनसे खरीद के सस्ते में लेके खुद बेच के मर्सिडीज़ में घूमते हैं, BMW में घूमते हैं, और ये जो बिचौली हैं वो भी अपने आप को फार्मर मानते हैं। ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। जो आपके बिल थे वो उसमें यही चीज़ तो हटाने का प्रयास किया गया था, बट वो मैसेज जा नहीं पाया। आप चाहो तो उसको रीड करो, है ना, मतलब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना। आप खुद सोचो, किसान है, अब इतना अवेयरनेस नहीं है, तो छोटे छोटे फार्मर से चीज़ें खरीद ली, खरीदने के बाद खुद महंगे दामों में बेचा, तो वो जो फिर खुद बड़े खेत लेके और कमर्शियल क्रॉप्स उगाने लग गए। तो ये जो बीच में बिचौले वाले लोग हैं, मतलब है ना, जो कि कस्टमर और फार्मर के बीच में है, जो पूरी फार्मर वाली मेहनत नहीं करते हैं, अब वो फ़ायदा उठा ले जाते हैं सारा प्रॉफिट का। अगर आप उसको नहीं हटाओगे तो फिर तो वो जो फार्मर है वो उसी स्थिति उसकी वैसी ही रहेगी, और जो बिचौले हैं वो भी अपने आप को फार्मर बोलते हैं। तो ये एक कंसर्न जो है, देखने वाली बात है। क्लाइमेट चेंज का भी बहुत रिस्क है, अब जैसे कभी बारिश हो रही है, कभी टेम्परेचर हाई हो गया, तो ये भी एक बड़ा रिस्क है, इसको भी टैकल करना पड़ेगा। और जो भी हम लोग करें, जैसे जो भी हम जैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ जाए, केमिकल का कम इस्तेमाल किया जाए, वाटर कंजर्वेशन, सॉइल प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, है ना। क्योंकि ऐसा नहीं कि सॉइल को आप इतना डिग्रेड कर दो, इतना न्यूट्रिशन का इतना इस्तेमाल कर लो सॉइल के एक ही क्रॉप को ग्रो करके, कि बाद में कुछ फ्यूचर के अंदर सॉइल में प्रोडक्शन ही ना बचे, सॉइल की जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है वही खत्म हो जाए। तो ये देखना है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसमें लाइक अलग अलग संस्थाएं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको काम करके फार्मर को एम्पावर करना। दूसरी बात, फूड सिक्योरिटी सभी के लिए, जिसमें नॉन एग्रीकल्चर जो हाउस होल्ड है, जो है ना, वो है ना, उनको भी हम फूड सिक्योरिटी किस तरीके से इंश्योर कर सकते हैं। मतलब मान लो कोई उगा रहा है
उसको बेच के वो कमा रहा है, कुछ जो है खुद खाने के लिए रख रहा है। बट जिनके पास नहीं सुविधा है, मतलब सब लोग तो फार्मर नहीं हैं, तो उस स्थिति में सब तक रीच कैसे कराया जाए, वो भी है। राइट टू फूड पे फोकस करना, सेफ न्यूट्रिशियस फूड सबको देना, प्रोवाइड करना, ये बेसिक राइट है ना। इसलिए बहुत ही सस्ते में जो है वो दिया जाता है फूड की बात अगर किया जाए तो। ये बहुत एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर फैमिलीज़ के लिए बहुत मैटर करता है। प्राइस की स्टेबलाइज करना, क्योंकि देखो मान लो किसी चीज़ का मान लो प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया, कोई फैक्टर हो सकता है, और तो एकदम से प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई अफेक्ट हुआ तो एकदम से प्राइस बढ़ेगा। तो इस प्राइस की स्टेबिलिटी मेंटेन करना, क्योंकि लोगों की इनकम ऐसा नहीं है कि लोग कितनी में महंगा फूड अफोर्ड कर ले, सब लोग नहीं कर सकते, बहुत ही कम पॉपुलेशन है कि बहुत ही अगर महंगा होगा ना, एक दाना भी अगर 10 रुपये का होगा तो लोग, कई लोग ऐसे हैं तो वो अफोर्ड कर सकते हैं, बट सब नहीं कर सकते हैं, है ना। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये खर्च कर पाएंगे कि वो खर्च करके अपना पेट भर ले, वो भी 100 रुपये भी दिन का बहुत मुश्किल उनके लिए रहता है। तो ये थोड़ा सा प्राइस स्टेबलाइज करना, वर्नेबल पॉपुलेशन को अच्छा फूड प्रोवाइड करना, तो ये सरकारी तंत्र में देखोगे कई जगह पे ऐसे जो किचन है गवर्नमेंट के रन होते हैं अलग अलग स्कीम्स के नाम पे, वो बहुत अच्छा कदम है यार। कम से कम कोई इंसान खाना तो खाए, बाकी बातें तो बाद की हैं, है ना। अगर सस्ते में अगर उसको खाना मिल रहा है 2 रुपये 5 रुपये में, देखो 0 रुपीज़ में तो नहीं, बट 1-2 रुपये 3 रुपये में ऐसे थोड़ा सा रहता है। वो टोकन मनी, ऐसे 3 रुपये से कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक टोकन मनी है, 2 रुपये में खाना 3 रुपये में खाना, इस टाइप से एक सिस्टम बना रहता है कुल मिला के। तो ये एक अच्छा कदम है, एटलीस्ट जो भी पर्सन है वो अपना फूड की जो आप कह सकते हैं नीड उसको पूरा कर सकें। नेक्स्ट देखो, क्योंकि देखो वर्ल्ड फूड डे है इसलिए इस पर इतने सारे आर्टिकल है। फिर ये एग्रीकल्चर के टॉपिक है, इंडियन एग्रीकल्चर चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे देखो की इश्यूज क्या हैं इसमें, ईल्ड पे फोकस करना। ईल्ड का मतलब क्या होता है कि मान लो खेत है, उसमें कितना, जैसे 1 हेक्टर में कितने किलो उगा, वो ईल्ड होता है। तो क्यों कोई भी अगर एग्रीकल्चर में आप क्रॉप उगा रहे हो तो उसमें ये देखना जरूरी है कि आपका कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ईल्ड है। तो रिसोर्सेज की कमी एक बड़ा फैक्टर है। जैसे अब एक ही ज़मीन है, एक ही है, बाकी सब बंटवारा हो गया है, तो अब उसमें एक में आप कितना उगा लोगे, ये भी है। प्लस आपको रिसोर्स का प्रॉपर मैनेज करना, प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, सॉइल का मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, ये सब करना है। न्यूट्रिशन की कमी है तो अगर देखो, अगर सॉइल में अच्छा न्यूट्रिशन नहीं तो प्लांट को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो उसमें जो प्रोडक्ट आएगा, जो भी उसकी मान लो कि चावल है, गेहूँ है, उसमें जो न्यूट्रिशन का लेवल वो भी लेस होगा। सॉइल के न्यूट्रिशन से सब जुड़ा होता है, ठीक है। तो जैसा आपका अच्छा न्यूट्रिशन होगा तो आपके शरीर में ऐसी कोई बीमारी नहीं होगी जो उस न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हो रही है। प्लांट्स में यही स्थिति होती है कि अगर अच्छा सॉइल में न्यूट्रिशन है तो प्लांट भी हेल्दी रहेगा, और प्लांट भी फिर अच्छे जो दाने होंगे उसमें भी अच्छा न्यूट्रिशन, आपका न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपका प्रेजेंट आपका रहेगा। तो यहाँ पे कहा गया कि कई बार कहा गया कि क्या इल्ड बढ़ने से ही फार्मर की इनकम बढ़ेगी, तो हर केस में ऐसा नहीं है। अभी कोई अगर 100 किलो गेहूं उगा रहा है और कोई 100 किलो कुछ ऐसा उगा रहा है जिसकी कीमत 1 किलो की ही 1000 रुपये, ऐसे कई चीज़ें आती हैं, तो दोनों में अंतर है। गेहूं का प्राइस, आप गेहूं तो आपको सस्ते में मिल जाएगा, लेकिन और दूसरी चीज़ उगाओगे जिसका डिमांड है मार्केट में, तो उसका आपको ज़्यादा इनकम होगी। इंटरक्रॉपिंग भी करना, इंटरक्रॉपिंग का मतलब एक साथ कई क्रॉप्स को उगा देना, तो इंटरक्रॉपिंग के भी अपने बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो उसमें यह है कि एक साथ कई क्रॉप है तो प्रॉपर जो फार्म है, खेत है, उसका आप कह सकते हो कि जो लैंड है उसका पूरा एक आप यूटिलाइजेशन प्रॉपर कर सकते हो, और है ना। और वीड मैनेजमेंट, सॉइल मैनेजमेंट में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग अलग से टॉपिक है, एग्रीकल्चर ऑप्शनल में हम पढ़ते हैं। फिर ये भी देखना है कि चाइल्ड हेल्थ क्राइसिस भी है, तो हमें ये भी देखना है कि यार प्रोडक्शन बढ़ाना है, न्यूट्रिशन फूड हमें लेकर आना है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशियस फूड अगर बच्चे को सब लोग तो नहीं अफोर्ड कर सकते, अगर न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलेगा तो अभी आजकल है ना, सब वो बोल देते हैं यार पाउडर वाला दूध पिलाओ, ये भी सिस्टम चला है ना। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डॉक्टर्स हैं उनको अवेयरनेस जनरेट करना चाहिए, रादर देन किसी के प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि उनका कमीशन सेट रहता है। तो वो मतलब ये बड़ी भारी रियलिटी है ना, कि ज़बरदस्ती बोले ये पाउडर पिलाओ बच्चे को। मदर मिल्क सबसे इम्पॉर्टेंट है। कई स्टडीज़ हुई हैं, जैसे जो कई स्टडीज़ ये कहती है कि जो इंटेस्टाइन होता है उसमें जो कई माइक्रोबायोम्स हैं, या जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, और उनका बहुत ज़रूरत होती है। इवन बच्चे के मेंटल ग्रोथ के लिए भी उन बैक्टीरिया का महत्वपूर्ण रोल है। वो पाउडर वाले मिल्क में मर जाते हैं, वो मदर मिल्क से ही वो जो है रहता है। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो ये है ना। तो न्यूट्रिशियस फूड मिले, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, तो ये आपको हाई यील्ड फोकस, आपका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पे फोकस, चाइल्ड हेल्थ क्राइसिस को देखना, रिसोर्स की स्कैरसिटी पे देखना, इंटरक्रॉपिंग बेनिफिट देखना, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ये है,
ठीक है। तो यहाँ पे अभी कई की इश्यूज़ हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस है। आप ये देखो ना कि जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन की तो बहुत बड़ी कमी है ना, जैसे ये कहा गया कि देखो यही क्रॉप उगाओ, यही वैरायटी उगाओ, इससे बहुत प्रोडक्शन होगा, बट ऐसे बहुत सारी इंडिजिनस वैरायटीज़ है उसका हम लॉस कर दिए। क्यों? क्योंकि हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना था। जैसे अगर देखोगे कि एक विदेशी जर्सी गाय होती है, पहले आप देखो एक जर्सी गाय होती है वो बहुत दूध देती है, एक बाल्टी भर जाएगा। एक कोई देसी गाय होगी वो छोटा सा मतलब थोड़ा सा एक लोटा टाइप इतने में दूध, इतना सा दूध देगी। अब माइंड सेट बन गया कि वो एक बाल्टी दे रही है, वो इतना दे। अब वो बाल्टी में ज़्यादा है तो उसको लगेगा कि उसको मैं बेचूंगा, क्योंकि लोग तो गाय का दूध के नाम से ही खरीद लेंगे, चाहे किसी का भी हो। अब आज के समय में देखो कि स्टडी क्या कहती है कि जो मिल्क है, काऊ का जो मिल्क है, तो कई सारी काऊ के जो मिल्क है उसमें उसमें मतलब न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ कई काउस का बेटर होता है। ऐसे बहुत सारी वैरायटीज़ आपकी होती हैं। अच्छा, जो भैंस होती है, जो बफेलो होती है, उसका मिल्क देखो एशिया के सब कॉन्टिनेंट रीजन में ही पिया जाता है। आप अमेरिका और इन सब में कहीं भी देखोगे ना, वहाँ बफेलो का मिल्क नहीं पिया जाता है, वो हम ही लोग पीते हैं, मतलब है ना। जनरली काऊ के मिल्क का डिमांड आपका रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ऐसे ही राइस की वैरायटीज़ है, तो कुछ वैरायटीज़ है जिनका खूब प्रोडक्शन होता था तो उसको लोग उगा रहे थे, जिस पे थोड़ा प्रोडक्शन कम था, यील्ड कम थी, उसको कम कर दिए, धीरे धीरे उनकी वैरायटीज़ लॉस हो गई। तो ये एक बड़ा ग्रीन रिवोल्यूशन में इसकी वजह से ये सब ग्रीन रिवोल्यूशन का इम्पैक्ट है। क्लाइमेट चेंज का भी इम्पैक्ट है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। फिर उसके बाद कोर्स जो सीरियल्स हैं, जैसे मिलेट्स हैं, है ना, उस पर रिड्यूस हुआ है। इसमें पॉलिसीज़ का भी रोल है, एमएसपी का भी रोल है, फिर लोगों का डाइटरी पैटर्न है वो भी है। धीरे धीरे मिलेट्स की चीज़ों को लोग जब कंज्यूम करेंगे तो हो सकता है प्रोडक्शन बढ़े। फिर क्या है कि हमें बेटर इंडिकेटर की ज़रूरत है ना, जो कि लाइक जिसके है ना अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के माध्यम से बेटर इंडिकेटर के है ना हम करें कि किस तरीके से किस प्रोडक्शन हम एग्रीकल्चर का हमें करना है, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए। ये है सॉइल हेल्थ को, वाटर यूज़ एफिशिएंसी, बायोडाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए। फिर ये भी देखना है डाइवर्सिटी मेजरमेंट, लैंडस्केप डाइवर्सिटी स्कोर। लैंडस्केप डाइवर्सिटी स्कोर भी रखना चाहिए। लैंडस्केप डाइवर्सिटी का मतलब ये कि जैसे कोई लैंड एरिया है, उस लैंड एरिया की रीजनल क्रॉप कौन कौन सी थी। जैसे मान लो कोई एक जगह है, वहाँ पे पहले आप देखोगे हर क्रॉप का अपना एक नाम सा होता है, तो कौन सी क्रॉप उग रही है, कौन सी बेटर है, कौन कौन सी वैरायटीज़ है, तो एक ऐसा होना चाहिए। अच्छा, इस एरिया में ये क्रॉप पहले उगती थी अब नहीं उगती है, ये मेंटेन करना, ठीक है। तो ये एक अच्छा रहेगा, है ना, हमारे पास एक डेटा तो रहेगा। फ्यूचर एग्रीकल्चर सक्सेस की बात करें तो हमें लाइक प्रायोरिटाइज नरिशमेंट, लाइवलीहुड सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे मतलब ये चीज़ कही गई तो कि हम पैदावार बढ़ाने के चक्कर में ना रहे। तो हमें ये देखना है कि मान लो पैदावार बढ़ा रहे हो जम के फर्टिलाइज़र यूज़ करके, कुछ ऐसी वैरायटी जिसका न्यूट्रिशनल वैल्यू कम है, तो उससे पैदावार बढ़ा क्या कर लोगे। तो इट्स बेटर कि हम न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट को देखें। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ करोगे तो उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है क्योंकि वो आसपास में बह के चला जाएगा। जो फर्टिलाइज़र है आसपास के मान लो पानी में जाके उन जो जीव हैं वो अफेक्ट होंगे, हमारे शरीर में ऐड ऑन होगा तो हमारी हेल्थ अफेक्ट होगी। जो खाद होती है तो है ना, खाद से बहुत ज़्यादा खाद इस्तेमाल करने का बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है, इसलिए दुनिया भर की बीमारी लोग फेस कर रहे हैं। तो ये नए प्रकार का एग्रीकल्चर पैराडाइम हमें लेकर आना पड़ेगा, जिसमें हम लाइवलीहुड को भी तो ध्यान रखें, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन भी ध्यान रखें। मतलब ऐसा नहीं कि खाली हम पैदावार बढ़ाने के उसमें लगे पड़े। नेक्स्ट देखते हैं नोबल फॉर एक्सप्लेनिंग वाई नेशन फेल्स। ये नोबल प्राइज़ है और इस पर कुछ पॉइंट्स मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं, अब इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बहुत आज का मेंस का प्रश्न भी इसी पर है, और मैंने क्या कहा टॉपिक्स बहुत सारे रहते हैं तो इसलिए थोड़ा सा है ना कंटेंट बनाने में टाइम भी लगता है। अब आपको नोट्स बनाने का ज़रूरत ही नहीं, इससे शॉर्ट आप बना भी नहीं सकते। 2024 का नोबेल प्राइज़ मिला अंडरस्टैंडिंग इंस्टीट्यूशन एंड प्रॉस्पेरिटी। मतलब इसमें देखो क्या कंटेक्स्ट समझो कि जो दो पर्सन है, जिसे है ना डैरोन एस.ए. मोगलू और सिम जॉनसन, और ये एक और पर्सन है जेम्स ए रॉबिन्सन, ये तीनों को नोबेल प्राइज़ दिया है। इन्होंने कहा कि जो संस्थाएं होती हैं आपके उससे देश की जो इंस्टीट्यूशन और प्रॉस्पेरिटी डिसाइड और डिटरमाइन होती है। तो है ना, तो पहले कैसी रही हैं है ना, जैसे अगर आपके एक टर्म यूज़ है इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन और एक और इंस्टीट्यूशन है, तो उनका प्रपोर्शन आगे डिस्कस करेंगे कैसा रहा है, उस बेसिस में देश का जो है ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी डिटरमाइन आपकी होती है। तो इसमें कहा गया रिचेस्ट 20% जो कंट्री है 30 टाइम वेल्दियर है। 20% जो कंट्रीज़ हैं वो 30 टाइम वेल्दियर हैं अगर देखा जाए पोरेस्ट 20% पोरेस्ट से कंपेयर किया जाए। एंड इसमें कहा गया कि जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इसमें कॉलोनियलिज्म, नेचुरल रिसोर्सेज, इंटेलिजेंस, हिस्टोरिकल एक्सीडेंट्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, है ना। तो कॉलोनी मतलब मान लो अब ब्रिटिशर्स आए, अभी ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, उनका क्या काम था, अभी इस पर आगे चर्चा होगी, मैं थोड़ा बता देता हूँ। इसमें इन्होंने कॉलोनियल इम्पैक्ट भी बता रखा है। तो संस्थाएं होती हैं, तो एक संस्थाएं एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस, एक होता है इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस,
इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस ऐसे होती हैं, जैसे मान लो कि आप ऐसी संस्थाएं, जैसे मान लो आपको पता है कि मैं कमा रहा हूँ, मैंने कुछ लिया, अब संस्थाएं हैं, जैसे आप कमा रहे हो, आपको पता है आपने ज़मीन ले रखी है, एक एग्जाम्पल है प्रॉपर्टी का, आपने ले रखी है, आपको पता है उसको कोई ले नहीं सकता है, तो आप और मेहनत करो, आज एक प्लॉट है, 2 प्लॉट हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, या कोई और आप करते हो, आपको पता है कि संस्थाएं हैं जो मेरे मेरे जो भी मेरे द्वारा चीज़ें हैं उसको प्रोटेक्ट करेंगी। तो इससे क्या होगा कि आपका लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। आप फैक्ट्री बना रहे हो, आपने कमाई किया, उधर से फ़ोन आ गया भाई 4 करोड़ भेज दो, अब फिर कौन ही मेहनत करेगा? तो उसका फोकस हो रहेगा कि यार वो फ़ोन ना कर दे 4 करोड़ के लिए, समझ रहे हो? तो अब अगर हमारे पास इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपके राइट्स को रेस्पेक्ट करें, राइट्स को प्रोटेक्ट करें, तो अपने आप ही हम क्या करेंगे, अपने आप जो इंडिविजुअल है वो कंट्रीब्यूट इकोनॉमिक ग्रोथ में करना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे ब्रिटिशर्स है, उन्होंने ऐसी संस्थाएं बनाई जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेस का वो दोहन कर सकें, ले सकें और अपने प्रोडक्ट को भारत के मार्केट तक लेकर जा सकें। उनका ये ऑब्जेक्टिव था। रेलवे लेकर आए, अभी रेलवे कोई ऐसा थोड़ी ना कि जो है ये जो पहाड़ों में सबको, भारतीयों को पहाड़ों में घूमने को मिलेगा, घूमे फिरेंगे तो अच्छा हेल्दी रहेंगे, ऐसा थोड़ी ना उनका ऑब्जेक्टिव था। उनका ये था कि मार्केट में अपने मार्केट में प्रोडक्ट पहुँचाना और रिसोर्सेज को लेना, एक्सट्रैक्ट करना। तो ये ऑब्जेक्टिव था, एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस थी। तो ये क्या है कि जैसे कॉलोनियल टाइम पे रिसोर्सेज का इतना दोहन किया गया, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन किया गया, क्योंकि उनका ये था कि पूरा लूट लिया जाए, पूरा का पूरा जो है वो आपका लूट लिया जाए, ऐसा जो है ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, ये चीज़ आपकी हाईलाइट किया गया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या है कि एक ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका रखा गया। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये डिफाइन करते हैं कि आगे ग्रोथ किस तरीके से होगी। अगर एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस बहुत अधिक होंगे तो फिर वो लोग कोई मेहनत करेंगे, उनको पता है यार कि ये आज मैंने कमाया सारा का सारा तो चला जाएगा, ये सब ले जाएंगे, कोई सिक्योर नहीं है। तो ये प्रॉस्पेरिटी और इन सबको जो है आपका डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो कोई भी जो इकोनॉमिक सक्सेस है वो इंस्टीट्यूशन, कॉलोनियलिज्म, नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हैं, इंटेलिजेंस और जो हिस्टोरिकल एक्सीडेंट, कोई बड़ा आपदा की बात करें तो उस पर निर्भर आपकी करती है। अब इसमें कहा गया कि इंस्टीट्यूशंस क्या है, रूल ऑफ द गेम है ना, तो दैट डिफाइंस इंडिविजुअल इंसेंटिव्स। तो इकोनॉमी में देखा जाए तो जैसे सिक्योर प्रॉपर्टी राइट्स है ना, जैसा भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना, तो यहाँ पे जैसे अगर कोई भी गलत होता है उसको इंस्टीट्यूशंस प्रिवेंट करती हैं, तो इससे प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है और है ना। तो ये सब अगर कोई है ना मतलब कोई गलत चीज़ है उसको आप लीगलाइज कर रहे हो तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन देखने को जो है वो आपको मिलता है। ठीक है, तो ये भी है। फिर उसके बाद जो भी इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल जो अफेक्टिवनेस है वो कल्चरल कंटेक्स्ट के है ना, वो शेप्ड बाय कल्चरल कंटेक्स्ट। तो कल्चरल इंस्टीट्यूशनल जो अफेक्टिवनेस है बेसिकली दे आर शेप्ड बाय कल्चरल कंटेक्स्ट ऑल्सो। किस तरीके से, अब आपने मूवी देखी, सोमालिया का एरिया, अब वहाँ का कल्चर है कि भैया वहाँ पे कल्चरल एस्पेक्ट ऐसे है कि वो वहाँ पे मतलब कुछ चीज़ों में, सब तो नहीं बट जैसे पायरेसी की उसमें छोटे में ही बच्चे लग जाते, आप देखना एक वेब सीरीज़ भी आई थी उसमें। तो अब वो अगर है तो फिर संस्थाओं की इफेक्टिवनेस कैसे होगी? अगर आप देखोगे कि अगर संस्थाएं रूल्स रेगुलेशंस और इन सब में रन होती है तो चीज़ें रन होंगी, डेमोक्रेटिक सिस्टम चलेगा। लेकिन अगर ऐसा है कि सब है ना कि ये कोई इस रिलीजन से है, कोई इस कास्ट से है, ये कोई इस रीजन से है, कोई इस लैंग्वेज, वो बेसिस बन जाए अगर संस्थाओं के रन होने में, वो संस्कृति अगर इंस्टीट्यूशन में चली जाए तो फिर वो चीज़ें सक्सेसफुल नहीं आपका होता है। तो ये एक्सट्रैक्टिव जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो रूलर्स होते हैं, वो ऐसे संस्थाओं को जैसे पहले के टाइम पे बनाएंगे, सारा पैसा लोगों से ले लेना, जैसे ब्रिटिशर्स ने कर रखा था। तो उनका एम क्या रहता था, इकोनॉमिक बेनिफिट तुरंत प्रोवाइड करना, जो जैसे रूलर्स हैं उनको प्रोवाइड करना, एंड है ना, तो किसी भी तरीके से आप कह सकते हो कि किसी प्रकार की इंसेंटिव नहीं मिलता, रिफॉर्म्स नहीं हो रहे हैं, तो इससे अपराइजिंग हो जाती, जैसे ब्रिटिशर्स के खिलाफ काफ़ी सारी अपराइजिंग जो हुई उसके पीछे रीजंस आपका हाईलाइट किया गया। तो यहाँ पे ये है, ये चीज़ आपको ध्यान में, ये माइंड मैप मैंने बना दिया, आप एक बार रीड करना। तो यहाँ पे क्या है कि जो कॉलोनियल इंस्टीट्यूशन है दे आर एस्टेब्लिश्ड बाय कॉलोनियल पावर, और इनका जो इम्पैक्ट है इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी पे वो बहुत अधिक है। एक्सट्रैक्टिव वर्सेस इंक्लूसिव की बात करें तो कॉलोनीज जो एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन है लाइक ब्रिटिश इंडिया की बात करें तो वो ज़्यादातर, क्योंकि वो उनका ये नहीं था कि हम लॉन्ग टर्म किसी को बेनिफिट कराना चाह रहे हैं, उनका मेन ये था कि हम जो भी करें उससे हमें बेनिफिट हो, रिसोर्सेज का जो भी है हम ही इस्तेमाल कर जाएँ, ये भी आपका इसमें हाईलाइट किया गया है। तो यहाँ पे दूसरा कहा गया कि इंस्टीट्यूशन और नॉट जस्ट इकोनॉमिक बट ऑल्सो कल्चरल शेपिंग द रूल्स ऑफ गेम इन द सोसाइटी।
तो जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं, ये मतलब आप सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट की बात नहीं है। देखो अगर आपकी इंस्टीट्यूशंस रन हो रही हैं, जैसे है ना संस्थाएं हैं, अगर मैंने कुछ किया, अब मुझे पता है कि अगर सपोज करो कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ और रेड लाइट मैंने क्रॉस कर दी, तो रेड लाइट क्रॉस कर दी, हाथों हाथ किसी ने मुझे रोक दिया और फाइन जो है चार्ज कर दिया, तो अब मैं 4 लोग को बताऊंगा, अरे यार उस रेड लाइट से मत जाना, रोड क्रॉस किए तो ये इतना फाइन अपने आप कैमरा देख के कर देता है। अब ये कल्चर प्रमोट होगा, मतलब जो चीज़ इंस्टीट्यूशन आपको प्रमोट कर रही है समाज में आप वही प्रमोट करोगे, तो ये चीज़ है। और अगर मान लो इसमें है कि वो मैंने रेड लाइट क्रॉस की और जो है उसने जो है 5 रुपये लिया, 10 रुपये लिया, 50 रुपये लिया, अरे कोई नहीं, आराम से चलो, जम के तेज चलो, कोई बात नहीं, है ना, 50 रुपये में छूट जाओगे, इस टाइप का अगर कल, तो ये चीज़ सोसाइटी में ट्रांसफ़र होगी। तो ये जो है लाइक रूल ऑफ गेम इन द सोसाइटीज़ जो है, दे आर ऑल्सो कई बार जो है आपकी इंस्टीट्यूशंस के रूल्स के बेसिस पर डिटरमाइन आपका होता है। ठीक है, तो जो रूरल होगा वो हमेशा एक्सट्रैक्टिव सिस्टम की तरफ जाएगा, ना कि इंक्लूसिव की तरफ होगा। एंड ये एक एस्पेक्ट जो है उन्होंने हाईलाइट आपका किया है। तो यहाँ पे कहा गया कि हमें इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए डेवलप करना है, और जो एक इंडिविजुअल है उसके इंटरेस्ट के बियॉन्ड जो है इन इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन को प्रमोट भी करना है। ठीक है, तो यही चीज़ जो है आपका हाईलाइट जो है किया गया। तो ये माइंड मैप देख लेना, इस बहुत अच्छे तरीके से है। देखो कहीं यूट्यूब में आपको नहीं मिलेगा, ये आज का न्यूज़पेपर है, कोई मैं 5 दिन पहले का नहीं पढ़ा रहा हूँ, इससे स्क्रीनशॉट भी पढ़ा है, देख लेना। और अगर ऐप में देखोगे तब भी आप इसको देख सकते हो, ऐसे पूरा सब कुछ बना के, कई टूल्स हैं उनके माध्यम से बनाया जाता है, तो टाइम लग जाता है। देखो 3 साढ़े 3 4 घंटे लग जाते हैं मुझे ये करने में, बट आप लोग तो क्या है, कोई चीज़ देखो फ्री में मिलता है उसको कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं मानता है, ये तो रूल ही है ना। कंटेंट अच्छा मिल रहा है, अभी लाइक बोलूँगा लाइक कर दो, लाइक नहीं करेंगे, शेयर करने को नहीं, कमेंट नहीं, तो ये देखो आप देखो वो होता ही। अभी देखोगे वहाँ पे कई जगह पे मतलब न्यूज़पेपर है उसको रीड कर रहे हैं, उसी में अंडरलाइन कर दिया, पीला पीला करके वहीं से पढ़ा दिया है, सब लोग खुश हैं, बढ़िया है। अब इस पर आपका देखो ना कि आपको कंटेंट भी मिल रहा है, सारा नोट्स भी बन रहे हैं आपको, सारा सब कुछ है, और कंटेंट की क्वालिटी भी ठीक है, अच्छी है। मतलब अच्छी का मतलब ये है कि रेलेवेंसी की बात है कि यूपीएससी के कंटेक्स्ट के लिए ऐसी चीज़ें चाहिए। तो ये मेरा आपसे कहना है कि आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दें। बहुत ज़्यादा टॉपिक्स आज आए हैं, मतलब है ना। नेक्स्ट देखता हूँ, द नीड टू मेक कंटेनर टू बूस्ट ट्रेड। कंटेनर इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, कंटेनर प्रोडक्शन की बात की गई है। तो ग्लोबल कंटेनर्स होते हैं ना, कि ग्लोबल ट्रेड, आप देखो ना शिप में बड़े बड़े कंटेनर्स जाते हैं, इसने विश्व को ट्रेड को बहुत ट्रांसफॉर्म किया है। रेल मतलब आप देखो ट्रक में बड़ा कंटेनर रखा है ना, और रेल के माध्यम से भी कंटेनर्स के माध्यम से चीज़ें जो है आपका चीज़ें भेजी जाती हैं। तो इससे क्या है कि डिले भी है, क्योंकि कंटेनर में चीज़, और ट्रक या शिप या रेल के माध्यम से चीज़ों को आप कह सकते हो कि भेजा जा सकता है, जिससे डिले भी काफ़ी आप कह सकते हो कि रिड्यूस हुआ है, एफिशिएंसी बढ़ी है। फिर इंडिया में प्रोड्यूस लगभग 10,000 30,000 कंटेनर एनुअली प्रोड्यूस होते हैं, और ये डिमांड फ्यूचर में बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। कंटेनर प्रोडक्शन हमारा बहुत ही कम है, ठीक है, और प्रोजेक्टेड डिमांड बहुत हाई है फ्यूचर के अंदर, है ना, कि ट्रेड बढ़ेगा तो कंटेनर की भी ज़रूरत पड़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात करोगे तो $3,500 से $4,800 तक है, और हाई कॉस्ट जो है इससे आप मतलब फिर क्या है कि कॉस्ट अगर प्रोडक्शन का बहुत हाई है तो फिर दूसरे सुधार ही लेंगे, चाइना से हम कम सस्ते में लेने का प्रयास करेंगे, तो वो है कि कॉस्ट को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, एक पॉइंट ये है। फिर उसके बाद क्या है कि भले आपका स्ट्रेटजिक लोकेशन में पोर्ट है, लेकिन हब पोर्ट नहीं बन सकता जब तक इन चीज़ों की नहीं है, अगर कंटेनर ही नहीं है ना, आपने बहुत स्ट्रेटजिक लोकेशन में और यहाँ से वो जाएगा वहाँ जाएगा, हम खड़े रहेंगे, चाइना नहीं जा पाएगा, इस टाइप की बातें हम कर लेते हैं किसी पोर्ट के लिए। बट आप ये समझो कि पोर्ट को अगर आपको हब पोर्ट बनाना है तो जो भी लॉजिस्टिक्स है वो तो होना चाहिए, कंटेनर उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो फ्राइट रेट्स क्या हैं आपके, है ना, तो वेसल्स हैं वो जो है फीडर वेसल्स पे बहुत ज़्यादा रिलायंस है, वो कितना है, कंटेनर का शॉर्टेज बहुत है, ये सब फैक्टर्स आपका है। फिर उसके बाद जैसे कई आपके ग्लोबल ट्रेड चैलेंजेस है, रशिया यूक्रेन वॉर है, वेस्ट एशिया में क्राइसिस है, इससे शिपिंग रूट अफेक्ट हो रही है, विश्व का ट्रेड अफेक्ट हो रहा है, और इससे जो आपका फ्राइट कॉस्ट बढ़ेगा, मतलब जो सामान लाना ले जाना वो और महंगा आपका होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्शन को प्रमोट करना, मेक इन इंडिया और जो स्कीम्स है गवर्नमेंट की, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स के माध्यम से कंटेनर के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना, उसके बाद पोर्ट की कैपेसिटी बढ़ाना, है ना, और उसके बाद इंडिया मेड कंटेनर्स डेवलप करना, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना, ये सब चीज़ें करना, ठीक है। ये पॉइंट्स लिखे आप रीड कर लेना, है ना। रिपोजिशनिंग चार्जेस, इन्हांस पोर्ट कैपेसिटी, इंडियन मेड जो कंटेनर बनाना, वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो कंटेनर का उसको बढ़ाना,
नेक्स्ट देखते हैं यूरोपियन एंड यूएस बॉन्ड डाइवर्ज एज इकोनॉमिक वेजेस वाइडेंस। ये इंटरनेशनल पेज में आपका आज ही के न्यूज़पेपर में है। बॉन्ड मार्केट, बॉन्ड का क्या मतलब होता है? बॉन्ड का मतलब होता है जैसे वो कागज़ टाइप आपने खरीदा जो है ना, तो उसमें आपने मान लो 5,000 का खरीदा और उसमें फिर आपको रहेगा 5 साल के लिए खरीदा, तो आपको एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट मिलेगा। 5 साल बाद आप उस कागज़ को बेचोगे, साथ में आपको पैसा और इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। ये बॉन्ड का बहुत ही सिंपल भाषा में है। अब इसमें कहा क्या गया है कि जैसे यूएस है, जर्मन है, तो जैसे यहाँ बॉन्ड यील्ड है ना, बॉन्ड यील्ड मतलब कितना रिटर्न आपको मिलेगा। तो जो 10 ईयर है और यूएस का और जर्मन की बात किया जाए तो उसमें बहुत गैप आ रहा है। तो डिफरेंस जो यूएस और जर्मन 10 ईयर बॉन्ड्स हैं वो लगभग आप कह सकते हो 183 बेसिस पॉइंट का देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये गैप वाइडन कर रहा है। तो इसमें क्या है कि ये जो बॉन्ड मार्केट है उसमें मतलब इससे अफेक्ट होता है। मतलब जैसे अगर यूएस और इतना गैप आएगा तो कहीं ना कहीं कौन इन्वेस्टमेंट कितना करता है, रिटर्न कितना होता है, उस पर काफ़ी चीज़ें निर्भर करती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि लाइक है ना, तो यूएस इकोनॉमी की बात करें कि डिमॉन्स्ट्रेट स्ट्रेंथ विथ नोटेबल इंक्रीज इन जॉब क्रिएशन। यूरो एरिया की बात करें कि जैसे यूरो एरिया में बिजनेस एक्टिविटीज़ रिड्यूस हो रही हैं, यूएस इकोनॉमी में वो कह रहा है कि जॉब और ये सब क्रिएट आपका हो रहा है। तो यूएस इकोनॉमी स्ट्रांग है, जॉब इंक्रीज हो रहा है। यूरो एरिया की बात करें वीक है, बिजनेस रिड्यूस हो रहा है, ये भी है। तो ये भी फैक्टर है जो ये बॉन्ड जो प्राइजेज़ हैं या बॉन्ड की जो क्राइसिस है इसकी अगर बात किया। जब हमने जापान के कंटेक्स्ट में भी कुछ दिन पहले देखा था, जापान या साउथ कोरिया के कंटेक्स्ट में भी इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन है। तो यूएस का कहना है कि जो है ना, तो यहाँ पे जैसे रेट कट ये लोग कर रहे हैं। रेट कट का मतलब क्या, जैसे आरबीआई है, अगर उसने अगर रेपो रेट रिड्यूस कर दी तो इससे क्या है कि जो भी मार्केट है, मार्केट के अंदर पैसा बढ़ेगा। तो इसी तरीके से ये लोग भी रेट कट करके मार्केट अगर मतलब मार्केट में अगर पैसा बढ़ रहा है तो फर्दर इससे अगर लिक्विडिटी बढ़ेगी तो जो डिमांड है आप कह सकते हो मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो इन बॉन्ड्स और इन सब का डिमांड भी हो सकता है बढ़े, ऐसा इनका मानना है। फिर जो यील्ड गैप है ये क्या है, वाइडनिंग यील्ड गैप इज कॉजिंग यूरो टू फॉल टू इट्स लोएस्ट लेवल इन 2 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यूएस में अगर कोई बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है तो अच्छा रिटर्न मिल रहा है क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी सही है, इकोनॉमिक ग्रोथ है। बट यूरोप की अगर बात करें, मतलब यूरो एरिया है जो है ना, यूरो जोन की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो ये यील्ड गैप है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब यूएस और यूरोपियन यूनियन से अगर कंपेयर किया जाए तो इससे क्या है कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हो जो इन्वेस्टर है उसका जो ट्रस्ट है यूरो जोन या यूरो बेस्ड जो बॉन्ड है उन पर आपका रिड्यूस है, कि उनको पता है कि हमको रिटर्न कम मिलेगा। इसमें जर्मनी का बताया इन्होंने खास तौर से। तो जैसे फ्रांस ने कहा कि हम टैक्स रेस करेंगे, स्पेंडिंग को रिड्यूस करेंगे, है ना। जर्मनी में भी कॉन्ट्रैक्शन फेस करना पड़ रहा है ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल फॉल यूरो जोन इंटरेस्ट रेट है उससे फर्दर, क्योंकि अपनी इकोनॉमी में मनी सर्कुलेशन जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक जो ऑप्टिमिस्टिक इन्वेस्टर उनका मानना है कि स्पेन इटली में चीज़ें बढ़ेंगी। पेसिमिस्टिक मतलब जो नेगेटिव है वो उनका मानना है कि जो यूरो जोन में जो है ये एक मैटर ऑफ कंसर्न आपका बनता है। ठीक है, ये फैक्ट्स देखना। एग्रीकल्चर ऑप्शन जल्दी स्टार्ट हो रहा है, नया बैच का मिस नहीं करना है। और कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। सौरभ पांडे upsc.com वेबसाइट है। ठीक है, और कोई क्वेरी याद रखना 9057921649 इस पर नंबर याद रखना है। इस पर ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है। अगर आपको लैपटॉप से ज्वाइन करना है सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप, और लॉगिन करके आप लैपटॉप से क्लासेस कर सकते हैं। सौरभ पांडे CSE ऐप से आप जो है मोबाइल फ़ोन से क्लासेस कर सकते हैं। ये आपका प्रहार बैच है, 21 तारीख से आपको वीडियो लेक्चर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। प्लीज़ इसको मिस नहीं करना है। और मैं आपको बता देता हूँ इसमें हम लोग जनवरी 2024 से चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस का कंटेंट दोनों इंक्लूडेड है। हिंदू सब्जेक्ट वाइज योजना, मैगजीन की PDF, डाउन टू अर्थ PIB, physics.org, मेंस क्वेश्चन कंपाइलेशन, सब कुछ आपको इसमें अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज चल रही है, 2 टेस्ट हो चुके हैं। जो लोग अभी भी सो रहे हैं प्लीज़ उठ जाओ और इस टेस्ट को दो। इसमें मैं आपको कंटेंट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। स्टडी मटेरियल ऑलरेडी 7 सेट अपलोड कर दिए हैं, दैट आर मोर देन 300 पेजेस। ठीक है, तो इसको मिस नहीं करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये स्टडी मटेरियल अपलोडेड है। इसके अलावा आप देखोगे तो इथिक्स का कोर्स चल रहा है, इसको भी कंप्लीट कर लो। ऐसे कोर्स है तो अपना ऐसे का इवैल्यूएशन कराओ। 4 ऐसे मैंने टॉपिक्स ऑलरेडी दे चुका हूँ, 4 ऐसे लोग लिख चुके हैं, 3 का पूरा इवैल्यूएशन हो चुका है, चौथे का मतलब इवैल्यूएशन शुरू हो जाएगा। प्लीज़ इस चीज़ को मिस नहीं करना है, करते जाओ। ठीक है, लगभग आप 50 ऐसे हैं, 50 बहुत होते हैं, आप 20-25 भी लिख लोगे तो आप मानो बहुत अच्छा आप कर लोगे। पूरा फीडबैक और सब कुछ मिलता है। इथिक्स इंटीग्रिटी 250 नंबर, ये 250 नंबर। ठीक है, तो ये 500 नंबर मेंस के हो गए।
ये ऐप याद रखना, सौरभ पांडे CSE ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन देख लो, इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, इसको एग्जामिन करना है। 15 नंबर पे लिखो, नोबेल प्राइज इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में इसका ये टॉपिक, ये क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया है। ये नंबर है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई क्वेरी है तो ये नंबर है 9057921649। आप आंसर सेंड कर सकते हैं, सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल पे अपने आंसर सेंड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ये टेलीग्राम चैनल जहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर saurabpandeyupsc.com से भी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज बहुत ज़्यादा टॉपिक थे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।